आपने 2017 में सुना होगा कि डोकलाम में बहुत बड़ा एक जो रिवोल्ट हुआ था चाइनीज वाला जी, सर, हाँ जी सर। वो इसीलिए हुआ था कि चाइना जो है वो वहाँ तक रोड बना के ले आया था और हमने इस पीक से देख लिया था। तो हमने उस रोड को बनने से रोका। तो जैसे ही ये बायलैटरल मीट बुलाई गई तो कुछ अनबन हो गई ऑफिसर्स के बीच और जवान के बीच। तो उस अनबन में हाथापाई शुरू हो गई। ओह माय गॉड, ओके। तो जब हाथापाई शुरू हो गई तो हमारे वहाँ पे उस टाइम पे एट अ टाइम 200 से 250 जवान रहते हैं और उनके भी 200 से 250 जवान रहते हैं। तो जैसे ही वो 3-4 लोगों के बीच हाथापाई शुरू हुई तो दोनों आर्मीज जो हैं वो एकदम स्टैंड टू पे आ गए। अपने हथियार लेके सब खड़े हो गए। सर तो नेपाल बॉर्डर आप भी बता रहे हो कि जैसे एक फ्री बॉर्डर है, फेंसिंग नहीं है और दूर से देखने में बहुत पीसफुल लगता है। सर क्या वो इतना पीसफुल ग्राउंड रियलिटी में है कि कुछ और है सर? रियलिटी क्या है सर उसकी? इतनी बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, काली नदी वहाँ से बहती है। बोला जाता है कि वहाँ उसमें अगर कोई भी एक बार डूब जाए तो वो कभी मिलेगा नहीं, उसकी लाश भी कभी नहीं मिलेगी। देखो हम जो है काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के। AFSPA ने हमें पावर दे रखी है कि कोई भी आदमी अगर आपको वेपन के साथ दिखता है तो आप उसको अरेस्ट ऑब्लिक किल कर सकते हैं, ओके, विदाउट परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज। ओके। तो अब इंसर्जेंट्स जो हैं वो अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। जब एक ऑफिसर या जब एक जवान फौज का मरता है तो उनको उनके जो सुपीरियर्स हैं वो इनाम देते हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, एज पर रैंक उनको इनाम मिलता है और उनकी खुद की भी प्रमोशन। मैंने जो इंसर्जेंट्स के जो हेल्प करते हैं लोग उनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, OGW। ओके सर। वैसे कुछ 50 से 60 लोग मैंने अरेस्ट करके पुलिस को दिए हैं जिनके ऊपर आज भी कार्रवाई शायद चल रही हो। ओह माय गॉड, ओके सर। सो सर एक ऐसा कोई पेनफुल मोमेंट? गैंगटॉक पहुंचे तब तक वो जवान जो है वो रिवाइव नहीं कर पाए थे हम उसको, एंड उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इंडिया की एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा बॉर्डर जिसके बारे में मीडिया में भी बहुत कम कवरेज हमें मिलती है और शायद एक ऑफिसर से तो हमने उनकी लाइफ के बारे में कभी ही सुना होगा। सो आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। आई एम योर होस्ट आयुष दिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनफोल्डिंग जर्नीज। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डोकलाम ट्राई बॉर्डर रीजन के बारे में, जहाँ पे इंडिया, भूटान एंड चाइना तीनों कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है वो एक पॉइंट पे है एंड वहाँ पे इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो भूटान और चाइना पर नज़र रखते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने मेजर रंजन भाटिया सर से बात की है डोकलाम ट्राई बॉर्डर रीजन के बारे में। ऑल्सो ही वॉज पोस्टेड टू नेपाल बॉर्डर एंड म्यांमार बॉर्डर। सो आज का ये एपिसोड जो है ये एक फुली पैक्ड एपिसोड रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जय हिंद। Jai Hind, sir. I welcome you to Unfolding Journeys and thank you so much for giving your time, sir. Jai Hind Ayush, and thank you so much for inviting me to your channel, and I'm honored to be a part of it. Thank you so much, sir. So, sir, पहली ही पोस्टिंग और वो भी सीधा नेपाल बॉर्डर पर, सर कौन सा वो एरिया था और सर कैसी वो मोमेंट थी, if you can please tell? Okay, मैं 2012 में कमीशन हुआ था एंड उसके बाद मुझे पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ मिली जो कि उत्तराखंड स्टेट में है एंड ये जगह नेपाल से बॉर्डर शेयर करती है। ओके। तो एक पिथौरागढ़ में एक जगह है जिसका नाम है झूला घाट। तो वो उस जगह को हम गार्ड करते थे। तो जो नेपाल साइड के लोग हैं और जो पिथौरागढ़ साइड के लोग हैं
तो वो आपस में शादी करके एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते रहते थे। ओके सर। प्लस जो बॉर्डर था वहाँ पे छोटी सी एक मार्केट भी थी जो इंडिया साइड पे भी थी और नेपाल साइड पे भी थी। तो दोनों जगह के लोग एक दूसरे की जगह पे शॉपिंग करने भी जाते थे। ओके सर। अच्छा, दोनों बॉर्डर। तो फ्री बॉर्डर था। तो एज पर इंडिया की रूलिंग जो है कि 5 किलोमीटर इनसाइड आप दूसरी कंट्री के विदाउट वीज़ा जा सकते हो। अच्छा, ओके सर। तो इंडिया वाले नेपाल के 5 किलोमीटर तक विदाउट एनी वीज़ा एंड हाँ, विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही वो भी आते थे और उनके तो वो रिश्तेदारी होते थे आधे से ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो आना जाना जो है वो लगा रहता था। तो हमारा काम ये होता था कि बॉर्डर को मेंटेन करना, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करना। और दूसरा क्या है कि ये पोरस बॉर्डर है, यहाँ पे कोई फेंस नहीं है। बस ये एक हमारे पास एडवांटेज था कि वहाँ से कोई इंसर्जेंट्स या जो लोग हैं वो नहीं आते थे इंडिया में। ओके। पर जो भी तस्करी होती है उसको रोकने के लिए हमें वहाँ पे तैनात किया गया था। प्लस वहाँ पे तो छोटी सी टुकड़ी रहती थी। हमारी ये वाली जो पोस्टिंग थी ये रिमोट एरिया पोस्टिंग बोलते हैं इसको। क्योंकि ये इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो था वो अल्मोड़ा था। वहाँ से 8 घंटे लगते थे पिथौरागढ़ पहुँचने में बाय टैक्सी। तो उस 8 घंटे की जर्नी के बाद जब हम पहाड़ों में पहुँचते थे तो उस पहाड़ में हमारा काम रोज़ का ये रहता था कि हमें ट्रेनिंग करनी है सो दैट हम आने वाले टाइम में जब भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जब भी फ़ौज की ज़रूरत पड़े तो हम ट्रेन रहें। ओके। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ट्रेनिंग करते थे और एक हमारा एडिशनल काम था जो कि हमें पोस्ट संभालनी थी झूलाघाट। ये हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम। ओके सर। सर तो जो नेपाल बॉर्डर पे लाइक यू आर टेलिंग कि मतलब सर हम भी ये देखते हैं कि कोई मिलिटेंट तो एंटर कर नहीं सकता है या फिर तो सर मेन चैलेंज क्या होता है आर्मी के लिए वहाँ पे जो आपको मेंटेन करने वाले चैलेंज सर की ड्रग्स की स्मगलिंग होती है? क्योंकि सर हमने धुरंधर मूवी में भी सुना कि नेपाल के थ्रू बहुत सारा वो ब्लैक मनी और वो कैश आने वाला था। सर वो वाले को आप कैसे कंट्रोल करते? ओके, तो हम तो सिर्फ एक पोस्ट वहाँ पे मेंटेन करते थे, बट वहाँ पे आईटीबीपी होती है। ओके। उनका मेन काम होता है ये जो आप बता रहे हैं तस्करी को रोकना। ठीक है। जो भी हमारे अनवांटेड पर्सन्स हैं जो भी चोरी करके सामान इधर से उधर करते हैं उनको रोकना मेन काम उनका है। हम उनके सपोर्ट में वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। प्लस की जो बॉर्डर की सैंक्टिटी है वो मेंटेन रहे, तो इसके लिए हमें वहाँ पे तैनात किया गया था। ओके सर। सर तो नेपाल बॉर्डर आप भी बता रहे हो कि जैसे एक फ्री बॉर्डर है, फेंसिंग नहीं है और दूर से देखने में बहुत पीसफुल लगता है। सर क्या वो इतना पीसफुल ग्राउंड रियलिटी में है कि कुछ और है सर? रियलिटी क्या है सर उसकी? सर देखिए, ग्राउंड जो दोनों देशों के बीच में है वो तो पीसफुल है, पर जो टेरेन है वो इतनी डिफिकल्ट है आपके लिए, इतनी चैलेंजिंग हो जाती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही बहुत तकलीफदायक है। ओके। इतनी बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, काली नदी वहाँ से बहती है। बोला जाता है कि वहाँ उसमें अगर कोई भी एक बार डूब जाए तो वो कभी मिलेगा नहीं, उसकी लाश भी कभी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड। ओके। तो जो टेरेन है वो इतनी पहाड़ों से भरी हुई है और लैंडस्लाइड भी रेगुलर होती रहती हैं वहाँ पे, प्लस बर्फ़ भी गिरती है। तो चैलेंज है वहाँ पे रहना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसको कैसे बिताना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पे आता है कि आप कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाएं। बिकॉज वहाँ पे कमाने के जो एवेन्यूज़ हैं वो बहुत कम हैं। राइट। क्योंकि आप वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ना वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज हैं। वहाँ पे सिर्फ लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। अच्छा, इट इज़ द फैक्ट्स। ओके। तो वो इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पे एवेन्यूज़ जो हैं नौकरियों के वो बहुत कम हैं, या जो आपको व्यापार करना है उसके एवेन्यूज़ बहुत कम हैं। ओके। कोई भी बड़ा व्यापारी जो है वो आपको उत्तराखंड शहर में बॉर्डर पे नहीं मिलेगा। बॉर्डर पे, हाँ, बॉर्डर पे नहीं है सर। वो आपको बड़े व्यापारी आपको अल्मोड़ा साइड में मिलेंगे या हल्द्वानी साइड में मिलेंगे, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि प्लेन एरिया है। बट जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हैं और एवेन्यूज़ बहुत कम हैं। राइट। तो जो भी छोटा मोटा खेती बाड़ी जो करते हैं, प्लस जो आपका पशु से जो आता है उससे लोग अपना जीवन सिंपल व्यतीत करते हैं। ओके। राइट सर। सर तो एज अ यंग ऑफिसर जब आप वहाँ गए तो आपकी रूटीन क्या होती थी सर वहाँ पे नेपाल बॉर्डर वाले एरिया में? नेपाल वाले बॉर्डर पे एरिया में हमारी जो ट्रेनिंग है वो सुबह
5:30 बजे शुरू हो जाती थी। ओके 5:30 से 7 बजे तक हम पीटी करते थे। पीटी के बाद हमारी जो ब्रेक होती थी वो 8:30 बजे हमारा ऑफिस रूटीन शुरू हो जाता था। उस ऑफिस रूटीन में हमारे को फायरिंग भी करनी है, ऑब्स्टिकल कोर्स भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, टैक्टिक्स भी करनी है, और 2 से 2:30 बजे तक ये चलता था। ओके और उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता था और 4:30 बजे से गेम्स होती थी। उन गेम्स में हमें वॉलीबॉल खेलना हो या हॉकी खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो अपने जवानों के साथ, ऐसी हमारे बास्केटबॉल खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, ऐसी हमारे पास सुविधाएं जो हैं वो अवेलेबल हैं। और कुछ लोगों को अगर जिम करना है तो वो भी अवेलेबल रहता है। तो 4:30 से 6:30 वो करते थे, और उसके बाद फिर ऑफिस का काम जो कि पूरे दिन का पेंडिंग होता था, ऑफिस जाके वो निपटा के हम 8 साढ़े 8 घर आके डिनर करते थे। ये पूरे दिन की हमारी दिनचर्या रहती थी। प्लस वीकली जो है वो रूट मार्च भी होता था 10-10 किलोमीटर का। जैसे फ्राइडे को एक दिन हमारा लगा लीजिए रूट मार्च का डे है, तो उस दिन शाम को 6 बजे हमारे को 10 किलोमीटर दौड़ना है पिट्ठू पहन के 21 किलो का। उस मुश्किल वाले टेरेन में सर, यू आर टेलिंग, जो इतने मुश्किल पहाड़ हैं और वो सब। वो इसीलिए हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जो भी मुश्किलें आएँ इस टेरेन में, आप उसके लिए ट्रेंड रहें, आप उसको सामना करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। राइट सर। इसीलिए हमारे को ये ट्रेनिंग दी जाती थी। और सारे लोग, सब लोग जो हैं वो एक समान ट्रेनिंग लें और एक दर्जे तक ट्रेनिंग लें, ताकि वो एक उपलब्धि हासिल कर पाएँ अपनी ट्रेनिंग में भी, सो दैट जब भी फौज को नीड होती है तो वो उस हिसाब से परफॉर्म भी कर पाएँ। राइट, यू आर राइट। अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर बिल्कुल सर, हाँ। और एंड फौज इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग, कि आप कैसा। तो हमारी फायरिंग भी होती थी, हमारी ऑब्स्टिकल कोर्स भी होता था, हमारी गेम्स भी होती थी, और हमारे रूट मार्चेस भी होते थे, और सुबह के टाइम पे हमारी क्रॉस कंट्री भी होती थी। ओह माय गॉड, फुल डे हेक्टिक रहता था सर, फुल डे यू आर बिजी। ओके, तो सर एक आई वुड से मेमोरेबल इवेंट जो पहली पोस्टिंग से आपको कुछ याद हो, जो आप पूरी उम्र आपके साथ अब तक है। ओके, मेरा जो मेमोरेबल मोमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जी सर। मैं क्रॉस कंट्री टीम का पार्ट होता था। ओके। जो कि एक 12 किलोमीटर की रेस होती है, और जो कि पूरे माउंटेनियस टेरेन में ही होती है, पहाड़ों में ही दौड़ना है आपको। तो उस टीम को मैं जब नया नया लेफ्टिनेंट बन के आया था तो मैंने उस टीम को ज्वाइन किया था। तो हमने 1 साल ट्रेन किया, और तब हम जो है वो पूरी कुमाऊं रेजिमेंट का जब क्रॉस कंट्री कंपटीशन हुआ, 26 टीमें उसमें आईं, पूरी 26 बटालियन से। ओके। तो उन 26 बटालियन में हमारी जो टीम थी उसमें 10 जवान दौड़ते हैं और 1 ऑफिसर दौड़ता है। अच्छा, टोटल 11 लोग दौड़ते हैं। तो उसमें हमारी टीम जो थी वो फर्स्ट आई। ओह वाओ, ओके सर। तो ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल इवेंट था, जो 2013 में भी हम फर्स्ट आए, 2014 में भी हम फर्स्ट आए, और 2015 में भी हम फर्स्ट आए। ओह माय गॉड। तो इन तीनों कॉम्पिटिशनों में मैं उस टीम का हिस्सा रहा। वाओ सर। तो ये जो हमारी रेजिमेंटल चैंपियनशिप थी, ये तो हो गया मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल इवेंट था। जी सर। उसके अलावा जो हमारी डिवीजन थी उसमें भी क्रॉस कंट्री कंपटीशन होता है। ओके। तो उसमें भी हमने फर्स्ट रैंक की सफलता हासिल करी 3 साल, और तीनों कंपटीशन में मैं। वाओ सर, दैट्स रियली ग्रेट सर। इतना आई वुड से कि इतना मुश्किल कंडीशन होने के बाद भी, एंड यू वर द फर्स्ट, तो ये तो बाकी हमारी जो यूनिट थी उसका ये ट्रेडिशन था कि क्रॉस कंट्री में जो है वो नया ऑफिसर जो आता है, लेफ्टिनेंट साहब, वही जाता है। तो मेरा नंबर पड़ गया उसमें। तो पर वो लोग बहुत खुश थे, और मेरे सीईओ भी बहुत खुश थे मेरी परफॉर्मेंस से। राइट। तो उन्होंने मुझे हटाया ही नहीं, कैप्टन बनने के बाद भी नहीं हटाया। ओह माय गॉड। ओके सर। सर आप एक एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग, कि आपने कोई एक्सरसाइज की है जिसमें जनरल लेवल की एक्सरसाइज थी। सर इफ यू कैन प्लीज टेल। हाँ, तो 2013 में हम लोगों को मौका मिला कि हम नेपालीज आर्मी के साथ नेपाल जाके ट्रेनिंग कर सकें। तो वो भी एक जनरल लेवल एक्सरसाइज थी, जहाँ पे हमारे जनरल साहब जो हैं वो नेपाल पहुँचे थे, और नेपालीज जनरल साहब भी वहाँ पर आए थे, और उन्होंने बायलैटरल एक्सरसाइज कराई थी, जिसमें ऑब्स्टिकल कोर्स, क्रॉस कंट्री, फायरिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये सब होते हैं। तो
अगेन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें नेपालीज आर्मी से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वाइस वर्सा, उन्होंने भी हमसे जो हमारी अच्छी चीज़ें थी वो अडॉप्ट करी। एंड सिमिलरली 2014 में नेपाल की आर्मी जो है वो इंडिया आई, तब हमने उनको होस्ट करा पिथौरागढ़ में। अच्छा। तो सेम कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने भी उनके लिए कराए। तो इससे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं वो कोहेसिवनेस में आती हैं और एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखती हैं। राइट सर, राइट। और इससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है एंड जो हम अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो फिर हम अप्लाई भी करते हैं। बिल्कुल राइट सर। तो सर एक पर्सनल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि जब पहली ही पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर पे आई तो सर फैमिली कितनी वरीड थी उस चीज़ को लेके? बिकॉज सर पहली पोस्टिंग बॉर्डर पे आना थोड़ा सा ये होता है कि फैमिली को थोड़ा टेंशन रहती है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरे माता पिता ही पहले तो वरीड ही थे कि कहाँ इतनी दूर जा रहा है। पर जो माता पिता ने जब डाल दिया है फ़ौज में और 1 साल की ट्रेनिंग हो गई है और ऑफिसर बन गए हैं, तब तो करना ही है, जहाँ पे फ़ौज भेज दे वहाँ पे हमने नौकरी करनी ही है। सही बात है। तो पर उस रिमोट एरिया की बात ये थी कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता था घर जाने का, बट हाँ जो फ़ौज की छुट्टी है, लागू छुट्टी है, वो मिल जाती थी टाइम पे। तो हर 4-5 महीने में मैं घर आ जाता था। ओके सर। तो ऐसा वो लड़ाई झगड़े वाला एरिया नहीं था, तो सीओ साहब जो हैं वो छुट्टी ज़रूर दे देते थे टाइम पे। तो ये एक मेरे लिए एडवांटेज था कि हर 3-4 महीने में मैं घर आके अपना मदर फादर से मिल के चले जाता था। राइट। तो वो टेंशन वाला फेस थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कम हो जाता था। राइट सर। सर तो नेपाल बॉर्डर के बाद यू वर पोस्टेड टू असम, एक कम्प्लीटली न्यू टेरेन, न्यू एरिया। तो सर वो जब आपको पता चला कि आपकी पोस्टिंग असम आई है, तो सर फर्स्ट थॉट क्या था? असम देखो पीस एरिया से फील्ड एरिया जाना ही है, बट इतना काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिव एरिया था वो कि मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ा कि वहाँ पे उल्फा भी है, वहाँ पे NSCN-K भी है, वहाँ पे NSCN-R भी है और वहाँ पे कई गठन हैं नागाज के और एसमीज के तो हैं ही हैं। तो मेरी पोस्टिंग एक जगह पे आई थी जिसका नाम है दिग्बोई। ओके। तो दिग्बोई में क्या है कि ऑयल रिफाइनरी है। यस सर। तो एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी दिग्बोई में है। ओके। तो इस ऑयल रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है और बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन है। तो ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, तो इसीलिए यहाँ पे तस्करी भी बहुत होती है। ओके। तो इस तस्करी के अंदर जो भी पैसा होता है, कच्चे तेल की भी चोरी होती है और वहाँ पे असम जो है वो मिनरल्स में बहुत रिच है। तो वहाँ पे कोयला भी निकलता है, वहाँ पे लकड़ी भी निकलती है, वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो 200-200 साल पुरानी है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट में लकड़ी निकलती है, कोयला निकलता है और ऑयल निकलता है। तो इन सब चीज़ों की जब तस्करी होती है तो ब्लैक मनी बनता है। तो इस ब्लैक मनी से जो हमारे इंसर्जेंट्स हैं वो हथियार खरीदते हैं। ओके। तो ये जो है हथियार खरीदते हैं और फिर इन्हीं हथियारों से वो हमारे ऊपर, फ़ौज के ऊपर अटैक करते हैं और अपनी डिफरेंट जो डिमांड्स हैं वो लेकर आते हैं। जैसे उनको बोडोलैंड बनाना है या उनको अलग से एक गोरखा उसके लिए ज़मीन चाहिए, अलग से एक कंट्री बनानी है। तो वो सब चीज़ें जो हैं ये फॉरेन एंटिटीज़ जो हैं वो इनको पुश करती हैं कि आप अनरेस्ट क्रिएट करिए उस एरिया में। राइट। सो दैट हमारे इंडिया में जो है वो शांति ना रहे और गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो भटका रहे। राइट सर। तो वो जगह जो है वो इन्फेस्टेड थी काउंटर इंसर्जेंट से और हमें काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लगभग रोज़ करने होते थे, लगभग। और मैं बता दूं आपको कि वहाँ के जंगल जो हैं वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। वहाँ पे आपको हाथियों का सबसे बड़ा डर है, तेंदुओं का डर है, जैगुआर्स का डर है और सांप, भर भर के सांप हैं पूरे असम में, पूरे अरुणाचल में, और विषैले सांप हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा पेनफुल
आपको वहाँ पे लगेगी चीज़, वो है आपको जोंक ओके और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। यही आपको पूरे दिन खा जाती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको दिक्कत आती है, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ऑपरेशन के लिए, आपको पसीना आने लग जाएगा, आपको प्यास लगेगी, आपको पानी चाहिए, आप एकदम फ्रीली ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप जंगल में निकलेंगे, आपको जोंक काटेगी, आपके पीछे सांप होंगे, आपके पीछे हाथी होंगे। तो हमें इस एरिया में नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा लड़ना पड़ता है बजाय कि एक इंसर्जेंट से। राइट सर। तो इंसर्जेंट तो हमेशा वहाँ के जो हैं वो छुप के वार करते हैं, और वो पूरे ट्रेंड हैं और सक्षम हैं एक सक्सेसफुल अटैक कैरी आउट करने में। ओके क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो अक्रॉस द बॉर्डर लेकर आते हैं, चाहे वो म्यांमार में बेसिकली उनके कैंप हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। और बॉर्डर जो है वो पोरस है, कोई वहाँ पे फेंसिंग नहीं है बॉर्डर पे, तो कहीं से भी वो ट्रेनिंग लेके घुस जाते हैं असम में या अरुणाचल में, और वहाँ से आके एक्सटॉर्शन करते हैं चाय बागानों से, ऑयल रिफाइनरीज से, लकड़ी के व्यापारियों से और कोयला व्यापारियों से। तो वहाँ पे कोल इंडिया है, ऑयल इंडिया है, इंडियन ऑयल है, और टी प्लांटेशंस हैं इंडिया की सबसे बड़ी। राइट सर। तो वो ये इन सब के कारण जो उनके पास ब्लैक मनी आ रही है, उससे दे आर डूइंग दिस इंसर्जेंट्स। ओके सर। सर तो एज यू आर टेलिंग कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते रहते हैं, तो ये एक्चुअल में ऑपरेशन सर होते क्या हैं और इनमें सर करना क्या होता है मेन? सर आपको उनके आर्म्स लेने हैं उनके एरियाज पे, यू सेड कि वहाँ पे आपको रेड मारनी है कि उनको, क्योंकि सर उनको अरेस्ट करना ही समथिंग जो वहाँ पे और वायलेंस फैला सकता है शायद कहीं ना कहीं। तो सर मेन फिर जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं उनमें क्या होता है सर? देखो, हम जो है काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू। AFSPA ने हमें पावर दे रखी है कि कोई भी आदमी अगर आपको वेपन के साथ दिखता है तो आप उसको अरेस्ट ऑब्लिक किल कर सकते हैं, ओके, विदाउट परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज। ओके। तो AFSPA जो नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है बाकी स्टेट्स में नहीं है। तो AFSPA फौज को एम्पावर करता है कि वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कैरी आउट कर सकें इन इंसर्जेंट्स के खिलाफ। अब इंसर्जेंट्स जो हैं वो अनरेस्ट क्रिएट करते हैं एक्सटॉर्शन ऑफ मनी के लिए, पहली चीज़, और दूसरी वो फौज को मारने के लिए उनका एक लक्ष्य रहता है, ताकि जब एक ऑफिसर या जब एक जवान फौज का मरता है तो उनको उनके जो सुपीरियर्स हैं वो इनाम देते हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, एज पर रैंक उनको इनाम मिलता है, और उनकी खुद की भी प्रमोशन होती है। ओके, सो जो जिस ऑफिसर को आप मारोगे उसके रैंक के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। ओके। तो उस लालच में, बिकॉज ये जो इंसर्जेंट्स हैं ये बहुत गरीब फैमिलीज से होते हैं, तो उस लालच में ये अब हम फौजियों को भी मारते हैं, ठीक है, और अपनी जान जो है वो दाव पे लेके हाथ में लेके चलते हैं। तो जो इनके बड़े बड़े लोग जो हैं जो इंसर्जेंसी सपोर्ट करते हैं वो कभी आगे नहीं आते। जो ग्राउंड पे काम करने वाला है वो एक गरीब आदमी है जो कि ट्रेनिंग लेके म्यांमार से आया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, वो गरीब है इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। कोई भी आपको पढ़ा लिखा आदमी इंसर्जेंट बनता हुआ नहीं दिखेगा। राइट सर। हमेशा एक नीडी बंदा जिसको पैसे की जरूरत होगी वही बनेगा इंसर्जेंट। राइट सर। तो सर अब इतने ऑपरेशंस, एज यू आर सेइंग कि डेली ऑपरेशंस करने होते हैं इसको रोकने के लिए, तो सर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो आप करते हो उसके पीछे जो सबसे मेन फैक्टर है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो क्या होती है सर? ट्रेनिंग होती है, आई वुड से इंटेलिजेंस होती है, क्या होता है सर उसके लिए? आयुष, जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों का एक समागम होता है। जैसे आपको ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस एरिया के लोकल्स के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए।
तीसरी चीज़, आपके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस होनी चाहिए। राइट, हाँ। और चौथी चीज़, आप सक्षम होने चाहिए उनके ऊपर हावी होने के लिए, यानी कि आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और पांचवी चीज़ जो बोलते हैं बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दुश्मन की जो हमें इंफॉर्मेशन है, दुश्मन के बारे में नॉलेज होना सबसे अहम है। उनके पास कौन से हथियार हैं, उनकी नफरी कितनी है, वो कहाँ छुपते हैं, कौन से लोकल लोगों से वो हेल्प लेते हैं। अब अगर वो म्यांमार से आ गया है तो भूखा तो मरेगा नहीं, सही बात है, खाना right, खाएगा। बिल्कुल सर। खाना किससे लेता है, कौन से गांव में रहता है, कौन सी लड़की से मिलता है, कहाँ पे जाना पसंद करता है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करेगा, ये सब नॉलेज जब आपको होगी और पिन पॉइंट होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाओगे, नहीं तो आप सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। राइट सर। सर तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको गैदर करने में किसका रोल होता है सर? आप लोकल से हेल्प लेते हैं या फिर आप खुद रेकी पे जाते हैं? देखिए, हम सबसे हमें बना के रखनी पड़ती है। पहली चीज़, हमारे पास लोकल इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम पुलिस से भी हेल्प लेते हैं। तीसरा, हम स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वहाँ पे, उससे भी मदद लेते हैं। और चौथा जो है, फ़ौज की भी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो भी हमें पिन पॉइंट इंटेलिजेंस देती है। और पांचवा जो है, हम इनके मोबाइल्स जो हैं इंसर्जेंट्स के, उनको ट्रैकिंग मोड पे लगा के रखते हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो उनको ट्रैकिंग मोड पे लगा के रखती है और हमारे को खबर करती रहती है। तो इन सब चीज़ों का जब समागम होता है और हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन आ जाती है, तब एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाता है। और इनमें से एक भी चीज़ अगर नहीं हो पाती टाइमली या डिले हो जाती है, तो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो समागम है, ये बहुत कम टाइम में, कम बारी जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाता है। right. वो इसलिए क्योंकि जो इंसर्जेंट है वो मरने नहीं आया है। सही बात है सर। वो अपनी जगह तुरंत चेंज करते रहते हैं। सुबह 10 बजे कहीं और हैं, 12 बजे कहीं और हैं, 2 बजे कहीं और हैं, 4 बजे कहीं और हैं, और वो जगह ऐसी चूज करते हैं जो कि आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, जहाँ पे आपको पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। एक गांव के कोने में जहाँ से नदी बह रही है, वहाँ पे वो जगह चूज करेगा ताकि आप पहुँच ही ना पाओ वहाँ। राइट। तो उनका जो सिलेक्शन ऑफ प्लेस है वो बहुत अहम किरदार प्ले करता है कि उनकी खुद की जान बची रहे। सही बात है सर। हाँ, आप सही कह रहे हो सर। वो मरने तो आया नहीं है, वो ऑब्वियसली वो मारने के लिए आया है वहाँ पे। राइट, एग्जैक्टली सर। तो सर कभी ऐसा हुआ किसी ऑपरेशन में कि इंटेलिजेंस ने शायद जो इन्फॉर्मेशन दी वो कभी गलत निकली और वहाँ पे जाके फिर सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो गया हो? ऐसा होता है, और ऐसा बहुत बार होता है कि इंटेलिजेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वो डिले हो जाती है। हाँ। तो मान लीजिए उन्होंने एनविसाज किया कि 3 बजे पॉइंट ए से पॉइंट बी 10 इंसर्जेंट्स जो है वो नदी क्रॉस करेंगे, बट वो 1 बजे ही क्रॉस कर चुके होते हैं। तो इसमें इंटेलिजेंस की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोन पे सुना या लोकल इन्फॉर्मर से जो गैदर किया वो उन्होंने हमें बताया। राइट सर। पर इंसर्जेंट जो है वो उनसे एक स्टेप अहेड चलता है। वो फ़ोन पे कुछ और बोलता है, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सुनती हैं, पर ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ और करता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको पहले भी कि वो मरने नहीं आया, उसको भी अपनी जान बचानी है और उसको मारना है। दूसरा मोटिव उसका ये है कि उसको पैसे कलेक्ट करने हैं। तो जब तक वो ये दोनों मोटिव पूरे नहीं करेगा तब तक उसका तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है ही नहीं सर तब तक। राइट। ओके सर। तो एक मतलब ऐसी रात आसाम की जो आप नहीं भूल सकते, या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में है आसाम का? एक मेरे पास जो वहाँ पे यादगार एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक गांव में मैं नॉर्मल
गांव बूढ़ा से मिलने जा रहा था। वहाँ के जो मुखिया होते हैं गांव के, उनको गांव बूढ़ा बोलते हैं। ओके सर। तो मैं गांव बूढ़ा से मिलने जा रहा था रेगुलर रूटीन के लिए, गांव में देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं है। तो जब मैं गांव में पहुंचा और गांव बूढ़ा से मिल लिया और वापस जैसे ही मैं जाने के लिए रेडी हुआ, कुछ 1 किलोमीटर ही मैं गांव से आगे आया था अपने कैंप की तरफ वापस चलने के लिए। मेरे साथ 10 जवान थे और एक मैं ऑफिसर था। तो 2 जवान जो हैं वो मेरे आगे चलते हैं, उसके पीछे एक ऑफिसर चलता है और बाकी पीछे उसके जवान चलते हैं। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ी इलाका था, फायर आने लग गया। ओके। तो उस फायर से जैसे ही हमने उसको जवाब देना शुरू करा, संध्या का टाइम हो चुका था। ना हमें कुछ दिख रहा था, ना उनको कुछ दिख रहा था। तो हम जहां फायर कर रहे थे वो हमें नहीं पता हमें कहां फायर करना है। जो हम एनविसाज कर पा रहे थे कि यहाँ से फायर आ रही है, हम उधर फायर कर रहे थे। और जो इंसर्जेंट था जो हमारे ऊपर फायर कर रहा था, वो ये देख रहा था कि उनका फायर कहाँ से आ रहा है। पर संध्या होने का फ़ायदा हमें ये मिला कि हमारा कोई भी जवान जो है वो सारे जवान सही सलामत वापस आ गए। सिर्फ एक जेसीओ साहब को हाथ में गोली लगी। ओके। तो हमारी ये खुशनसीबी थी कि हम उनके सारे हथियारों से, जो कि लेथोर्ड करके एक हथियार होता है जो रॉकेट लॉन्चर टाइप होता है, ओके। प्लस उन्होंने लैंड माइन्स भी बिछा रखी होती हैं। तो वो 4 लैंड माइन्स फटी थी हमारे ऊपर और जो लेथोर्ड थे वो फटे थे। बट हम सक्सेसफुली वहाँ से बच के निकल आए। और उसके बाद जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट आई और हमने देखा, उनका भी कोई जवान जो है वो घायल हुआ था, क्योंकि खून के निशान मिले थे, पर वो उसको उठा के ले गए। राइट सर। बट मैं बोलूँगा कि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट थी, बिकॉज उनके अटैक से सही सलामत निकलना फौज का, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। राइट सर। बिकॉज उन्होंने तो सर ऑलरेडी प्लानिंग की हुई थी, बट आपके ऊपर तो सडन फायर हुआ था। जी। राइट। तो मैं इसको अपनी ट्रेनिंग में, जो हमने पीस टाइम में ट्रेनिंग की थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है जो हमने उस दिन किया। राइट राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप ट्रेनिंग करोगे, द मोर यू ट्रेन इन पीस टाइम, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। द लेस यू ब्लीड। राइट सर। तो ये सर, तो असम के बाद आई वुड से आपकी पोस्टिंग आती है म्यांमार बॉर्डर, जो कि और भी इस इंसर्जेंसी वाला एरिया है, और टफ टेरेन्स और मुश्किल हालात। तो सर आप एज यू आर टेलिंग कि वहाँ पे आप डेप्यूटेशन पे गए थे सर, तो वो कैसे गए थे सर, एक बार प्लीज़ अगर आप बता दें। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक फोर्स होती है जिसका नाम होता है असम राइफल्स। ओके। उस पे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो डेप्यूटेशन पे जाते हैं, क्योंकि असम राइफल्स के कैडर के ऑफिसर्स सिर्फ 10% हैं, बाकी 90% जो हैं वो डेप्यूटेशन पे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं। ओके। तो ये डेप्यूटेशन जो होती है लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में होती है। तो मेरे को मौका मिला 2015-16 में असम राइफल्स में जाने का। तो मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, एंड वहाँ पे म्यांमार बॉर्डर पे मुझे मेरी तैनाती थी। राइट। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो बॉर्डर है ये पोरस बॉर्डर है, इसके ऊपर फेंसिंग नहीं है, और टेरेन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ टेरेन है, वाइल्ड लाइफ भरपूर है, और जो वेदर है वो हार्श वेदर है, ह्यूमिडिटी बहुत है और बारिश बहुत है। मार्च अप्रैल के महीने से बारिश शुरू होती है और अक्टूबर तक बारिशें चलती हैं। राइट। और रोज़ बारिश होती है। रोज़ बारिश। इसीलिए वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत घनी है और चाय उगती है। और अरुणाचल में तो आप देखेंगे बड़ी इलायची भी बहुत उगती है। ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया था असम के बारे में, सेम अरुणाचल में भी है कि लकड़ी की तस्करी होती है, कोयले की तस्करी होती है बहुत, क्योंकि फॉरेस्ट रिच एरिया है। प्लस जो म्यांमार बॉर्डर है, जो इंसर्जेंट के जो कैंप हैं वो
बॉर्डर से जस्ट 7-8 किलोमीटर अंदर ही होते हैं, ओके, ताकि वो इजीली अरुणाचल में और एंटर- असम में एंटर एंटर कर कर सकें। हाँ, राइट सर। तो ये मैं बोलूँगा कि असम तो थोड़ा प्लेन एरिया था, अरुणाचल तो पूरा पहाड़ी एरिया है, और ये आगे जाके अरुणाचल जो है वो चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया था, पर जो मेरे असम राइफल्स के जवान थे वो सारे जवान मोस्टली 70% जवान जो थे वो नॉर्थ ईस्ट एरिया के ही थे। तो उनका नॉर्थ ईस्ट एरिया का होना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, और उस फोर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। वो इसीलिए क्योंकि वो उस एरिया का चप्पा चप्पा जानते हैं, बिल्कुल, प्लस वो ये भी जानते हैं कि इंसर्जेंट अटैक होने पर हमें क्या कार्रवाई करनी है अपनी जान बचाने के लिए। राइट, और उनको टेरेन की नॉलेज बहुत अच्छी है। राइट सर, क्योंकि कभी से वो वहीं रहे हैं, कभी हाँ, से क्योंकि वो वहीं पे पले बड़े बड़े हैं। हैं, राइट सर, तो उस फोर्स से मुझे सीखने को बहुत मिला। ओके, प्लस कि लोकल जंगल में कैसे सरवाइव करना है लोकल प्लांट्स से, और पानी जो अवेलेबल है उससे कैसे अपने आप को परवरिश करनी है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, वो मैंने उनसे सीखा कि कैसे एक झरने से, कैसे लोकल जो पानी बह रहा है उससे आपने पानी को प्यास भी बुझानी है और खाना भी बनाना है, और एक तीतर को भी पकड़ के खाना है। Oh my God. तो वो सर्वाइवल स्किल्स जो हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा हैं। कैसे फिश को पकड़ना है विदाउट एनी नेट, बिल्कुल विदाउट सर, हाँ, एनीथिंग। विदाउट एनीथिंग, तो वो बैम्बू से ही एक जाल बनाते हैं और पकड़ लेते हैं। बैम्बू से फिश को पकड़ लेते हैं, हाँ। वाओ सर। बैम्बू से छोटा सा बास्केट बनाते हैं लंबी सी, और उसी से फिश को पकड़ लेते हैं और उसी को आग में पका के खाते हैं। ओह माय गॉड, ओके सर, ऐसे ही वो सांपों को पकड़ते हैं, ऐसे बहुत सारी तीतर को पकड़ते हैं, सुअर को, जंगली सुअर को पकड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये असम राइफल्स के जो लोग हैं ये उनका ब्रेड एंड बटर है। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत नई थी, दो हमें जंगल सर्वाइवल स्किल्स सिखाते हैं, बिल्कुल सर, हाँ, बट असली जंगल सर्वाइवल स्किल्स जो हैं वो मैंने उनसे सीखे। वो प्रैक्टिकल वाली नॉलेज सर, व्हेन यू आर देयर तभी आपको समझ में आती है वो चीज़। प्लस उस टेरेन में मैं था और काफ़ी लंबे समय तक था, अराउंड 4 साल मैं उस टेरेन में था, तो मेरे को उनसे सीखने को बहुत मिला। राइट सर, ओके। तो सर आप जब म्यांमार बॉर्डर पहुँचे तो आपको सर, हमारे लिए म्यांमार बॉर्डर कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए म्यांमार बॉर्डर, क्योंकि सर फ्री बॉर्डर है, फेंसिंग भी नहीं है, तो वहाँ से ऐसा क्या है सर जो हमें इतनी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ रही है? देखिए, म्यांमार से 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है। एक तो जो कैश है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है। ओके, दूसरा, वहाँ से गोल्ड की तस्करी बहुत होती है। अच्छा, ओके जी। सर, तीसरा, म्यांमार से जो हमारी ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में भेजी जाती हैं। ओके, और चौथा जो है, म्यांमार बीइंग अ वेरी पुअर कंट्री, वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स के कैंप्स लगे हैं वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है उनके लिए। वो वहाँ पे ट्रेनिंग करके इंडिया में आके अनरेस्ट फैलाते हैं। ओके, तो ये जो बॉर्डर है ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है इंडिया के लिए, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे तभी हम इंडिया में शांति मेंटेन कर पाएंगे। सही बात है, राइट सर। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कब ये फेंसिंग बनेगी और कब ये कंप्लीट होगी, बट इसको फेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, राइट सर। एंड अराउंड 700 से 800 किलोमीटर का एरिया है जो हम म्यांमार के साथ अरुणाचल में शेयर करते हैं। तो काफ़ी पोरस बॉर्डर है और घने जंगल हैं। अब हर जगह सर terrain यू कैन नॉट कीप अ चेक हर पॉइंट पे कि कहाँ से, कहीं ना कहीं तो वो ऑब्वियसली वो इन्फ्लिट्रेशन हो सकती है। मुश्किल टेरेन है। बिल्कुल सर। और एक
कंपनी को एरिया दिया जाता है 30 से 40 किलोमीटर का। ओह माय गॉड। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस एरिया हर को एक maintain पॉइंट पे, करना। हर एक उस किलोमीटर पे चेक रखना। जी। राइट सर। सर कोई फायर फाइट हुई आपकी जब आप म्यांमार बॉर्डर पे पोस्टेड थे? हाँ जी, एक बार मेरी अरुणाचल प्रदेश में ही म्यांमार बॉर्डर पे कैंप था। तो वो मुझे खबर मिली कि वहाँ पे कैंप है। तो मैं अपने 20 जवानों के साथ उस कैंप को ध्वस्त करने के लिए पहुँचा। तो जैसे ही मैं अंदर घुस रहा था, वहाँ से काउंटर फायर आ गया। ओके। और बहुत भयंकर काउंटर फायर था। उन्होंने वहाँ पे मशीन गन लगाई हुई थी। ओह माय गॉड। और उनका स्काउट जो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो ट्रेनिंग करके आते हैं और मतलब बहुत अच्छे स्किल्स के साथ उन्होंने उस फायर फाइट को अंजाम दिया। प्लस वेदर इतना ख़राब था, बारिश इतनी हो रही थी कि हमें उनसे फायर फाइट का जवाब देने के लिए 2-3 मिनट रुकना पड़ा, संभालना पड़ा अपने आप को, और तब हमने उनका फायर फाइट का जवाब दिया। बट जैसे ही हमने जवाब दिया, उसमें से 70-80% लोग पीछे भाग चुके थे। अच्छा, ओके। पीछे के रास्ते वो अपना कैंप खाली करके भाग चुके थे। सारे हथियार उन्होंने ले लिए थे। तो एक तरीके से सर जो वो आगे फायर करे, दैट वाज अ कवर फायर, कि वो Yes. पीछे से निकल जाए तब। जी। तो इतने घने जंगल होते हैं कि आप पूरा एरिया कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। प्लस टेरेन ऐसा होता है कि पीछे से मान लो खाई है और आगे आपको पूरा जंगल है और एक तरफ आपके पहाड़ हैं। तो वो ऐसी एरिया में बनाते हैं अपना कैंप जहां से उनका एस्केप रूट बहुत आसान बना हो। राइट। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये मेरे इस अनुभव से मुझे ये सीख मिली कि इंसर्जेंट के पास हमेशा एस्केप रूट तैयार रहता है। तो आपको हमेशा इतनी तैयारी करके रखनी है कि आप जहाँ पे वो एस्केप करने की कोशिश भी करे, वहाँ पे भी आपके पास टॉप्स लगे होने चाहिए, वहाँ पे भी आपके पास फौज तैनात होनी चाहिए। तो प्लस वहाँ पे एक और दिक्कत ये है कि वहाँ पे फ़ोन नहीं चलते, सिग्नल नहीं आते, इतने ऊपर पहाड़ हैं, वहाँ पे कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमें इस चीज़ में भी बहुत दिक्कत आती है कि इंटेलिजेंस जो है वो ऑन टाइम और करेक्ट इंटेलिजेंस नहीं मिलती। और वो कांटेक्ट कैसे करे एक दूसरे के साथ, ताकि सर शायद इन्फॉर्मेशन हो भी लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाती है टाइम। हमारे पास होते हैं मोटरोला सेट होते हैं, कम्युनिकेशन हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, पर जैसा कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको अगर हमें खबर देनी है तो वो हमारे पास हैंडीकैप हो जाते हैं, हम थोड़े से, या वो थोड़ी लेट पहुंचती है। राइट सर। तो दिक्कतें वहाँ आती हैं, पर यस सक्सेसफुल ऑपरेशन भी होते हैं और अनसक्सेसफुल भी होते हैं। बिल्कुल सर। बट मेरे लिए तो सक्सेसफुल ऑपरेशन यही है कि मैं जहाँ अपने अगर 20 लोग लेके गया ऑपरेशन करने के लिए और 20 के 20 अगर मैं वापस ले आया फायर फाइट के बाद, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। राइट सर। सर कभी किसी इंसर्जेंट को आपने किल किया है? कभी किल करने का तो आयुष में को मौका नहीं मिला है, पर यस मैंने जो इंसर्जेंट्स के जो हेल्प करते हैं लोग, उनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, OGW। ओके सर। वैसे कुछ 50 से 60 लोग मैंने अरेस्ट करके पुलिस को दिए हैं, जिनके ऊपर आज भी कार्रवाई शायद चल रही होगी। ओह माय गॉड। ओके सर। तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ये उनको लोकल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे फ़ौज बैठी है, कहाँ से फ़ौज आ रही है, कहाँ पे फ़ौज तैनात है। ये उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपना एक्शन सही ले सकें। उनको खाना पहुंचाते हैं, उनको दूसरे तरीके से मदद करते हैं, उनके लिए कैंप बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो लोकल रिसोर्सेज चाहिए, वो ये OGW उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, एक तरह से सर देयर लोकल सपोर्टर्स कि वहाँ पे उनको कुछ भी नीड का कैटर करना है, उसके लिए OGWs बैठे। जी। ओके सर। तो सर ये आपने यू आर टेलिंग कि 50 वो लोग पकड़े, अगर आपको वो पूरा मिशन आप हमें बता सकें कैसे आपने पकड़ा और कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली सर इतने इकट्ठे होने की? तो आप, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जी सर। मैं एक गांव में मेरे को एक इनपुट मिला था इंटेलिजेंस के थ्रू कि एक जो OGW है
उसके पास एक इंसर्जेंट मिलने आने वाला है। ओके। तो मैं उस गांव में पहुंच गया। उसके घर में जब गया तो इंसर्जेंट तो नहीं था, पर वो OGW इतना स्मार्ट था कि उसने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बोला ठीक है, कुछ नहीं है। उसका मैंने पूरा घर चेक कर लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। एक सर्फ एक्सेल का डब्बा था, उसमें मुझे 250 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। ओह माय गॉड। ओके। वो मैंने जैसे ही उसको पकड़ा, अरेस्ट करा मैंने उसको, जैसे ही उसकी जो बेटी थी और उसकी जो वाइफ थी वो वीडियो बनाने लग गए और उन्होंने बोला कि हम इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे और पुलिस में डालेंगे, ह्यूमन राइट्स का केस करेंगे आपके ऊपर कि आप हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं उसको लेके बाहर निकला, ठीक है, तो उस OGW ने मुझे बताया कि साहब इस घर में भी वो इंसर्जेंट जाता है, इस घर में भी OGW हैं। तो मैंने उस इंसर्जेंट की मदद से 3 OGW और पकड़े और तुरंत वहां से निकला। हाँ, बिकॉज और मैं जैसे ही निकल रहा था, मैंने दूसरा रास्ता लिया वापस जाने के लिए अपने कैंप में। और जब मैं कैंप में पहुंच गया तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आप सेम रास्ता लेते तो इंसर्जेंट्स ने आपके ऊपर एम्बुश लगा रखा था। ओह माय गॉड। ओके, दिस इज द मेन ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल वाली चीज जो आपको सर यू आर टेलिंग कि जहां से जाना है वहां से कभी सेम वापस से रास्ते से वापस नहीं आना है, हमेशा दूसरे रास्ते से वापस आना है। और कहाँ आप जा रहे हो ये भी खुफिया रखना है, ये भी कम से कम लोगों को बताना है। ओके, सो सर यू गो इन दैट ओनली कि 10 आपके जवान और एक एज एन ऑफिसर। सैक्रोसैंक्ट नहीं रहता, बट जिस हिसाब का ऑपरेशन होता है उस हिसाब से हम लोग लेके जाते हैं। ओके, ताकि वो एक्स्ट्रा मैन पावर भी ना बढ़े, ताकि वो उस चीज़ की लीक होने की भी चीज़ें। हाँ जी, राइट सर। प्लस लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आती हैं, जैसे खाना भी चाहिए, हमें रहने को भी जगह चाहिए। बिल्कुल सर। तो अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना हमारे को रिसोर्सेज चाहिए होंगे। Exactly. तो उतने रिसोर्सेज अवेलेबल कराने में भी हमें लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। बिल्कुल सर। तो जिस हिसाब से हमारे पास इनपुट होता है, जिस हिसाब से हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, उस हिसाब से हम ऑपरेशन करते हैं। राइट। उस तरीके का ऑपरेशन। तो सर सबसे लंबा ऑपरेशन नहीं फाइववुड से ही कितने कितने दिन आपको कैंप से दूर रहना पड़ता है, कितने कितने दिन बाहर रहना पड़ता है? नॉर्मल है कि हम 48 घंटे 24 घंटे से लेके अगले 96 घंटे तक हम ऑपरेशन करते हैं। ये नॉर्मल रूटीन है। Okay. और हमारे पास 21 किलो का पिट्ठू बैग होता है जिसमें हमारे पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब रहती हैं। स्लीपिंग बैग होता है, सोने के लिए मैट होती है, खाने पीने को होता है, हमारे पास खस्ता पूड़ियाँ होती हैं, अचार होता है, सूखे आलू होते हैं, पानी होता है। So that you can cook also. कुकिंग हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो पता लग जाएगी लोगों को, तो कुकिंग हम नहीं करते हैं। हम इन्हीं सब चीज़ों से काम चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम काम चलाते हैं और हमारे को आदत है कि हम इन्हीं पे जिएं। और नहाना धोना तो होता नहीं है, तो वही जो 4 दिन 5 दिन हम जंगल में रहते हैं वही यूनिफॉर्म में और वही कपड़ों में बिताते हैं। बारिश में भी भीगते हैं, जोंक से भी लड़ते हैं, सांपों से भी लड़ते हैं और हाथियों से भी लड़ते हैं। ओह माय गॉड। ओके सर। सर जैसे आपने OGW को पकड़ा, यू वर टेलिंग, तो उसके बाद आप इंटरोगेशन आप ही करते हो कि आप पुलिस को हैंड ओवर कर देते हो सर? देखिए, OGW को 24 घंटे के अंदर अंदर एज पर लोकल रूल हमें उसको हैंड ओवर करना है पुलिस को। ओके। तो उस 24 घंटे में हम उसको इंटेरोगेट भी करते हैं और उसके बाद हम उसको एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को दे देते हैं, जो कि हमें सर्टिफिकेट देता है कि ये मेडिकली फिट है अभी बंदा, आपने इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया। उसके बाद हम उसको सर्टिफिकेट के साथ पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर आगे की कार्रवाई जो है वो जो पुलिस की होती है, जुडिशरी के हिसाब से पुलिस अपना काम करती है। राइट सर। सर तो कभी कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो, किसी OGW ने आपको कुछ ऐसा सुनाया हो जो आपको शायद लगा हो कि वो थोड़ा इमोशनल फैक्टर भी आया हो कि हाँ यार वो इनकी ये वो पोवर्टी के कारण या फिर जो और भी क्या कुछ और वजह रही हो?
एक NSCN के का है। NSCN जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ओके एंड के जो है वो स्टैंड करता है खापलांग के लिए। ओके तो ये जो काउंसिल है ये अगेन इंसर्जेंट्स को प्रमोट करती है, और इसके पीछे जो है वो डिफरेंट उनकी डिमांड्स हैं कि नागाज़ के लिए अलग से कंट्री होनी चाहिए, एंड डिफरेंट सिस्टम होना चाहिए, डिफरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। बट एक बार क्या हुआ था, जैसा आपने पूछा कि एक बार मैं एक NSCN के जो छोड़ा हुआ इंसर्जेंट था, जिसने 3-4 साल पहले NSCN के छोड़ दी थी, ओके मुझे खबर मिली कि वो इस जगह पे है, तो मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। मुझे किसी ने इंटेलिजेंस से बताया कि ये NSCN के का बंदा है, इसको उठा लाओ। ठीक है सर। तो मैंने उसको जब पकड़ के मैं उसको लाया अपने कैंप में और मैं उसको इंटेरोगेट कर रहा था, तब उसने मुझे बताया कि साहब मेरे को तो 4 साल हो गए छोड़े हुए, ओके आप अब क्यों उठा रहे हो मुझे? और ये देखो मेरे को मैं कितनी बारी जेल भी हो आया हूँ, मैं 3 से 4 बार जेल होके आ चुका हूँ, अब पुलिस ने भी मुझे रिहा कर चुकी है, अब मैं नहीं हूँ उसका पार्ट, बट मैं उसको कैसे मान लूँ? सही बात, एग्जैक्टली सर। वो वेरीफाई कैसे कर सकते हो आपकी है कि नहीं? हाँ, मैं उसका कैसे मान लूँ? तो उसने फिर मुझे कहानी सुनाई कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बहन है जिसकी शादी मुझे करनी है, इसीलिए मैं जो है वो छोड़ कर आया हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई वो छोड़ने में, वो मुझे जाने नहीं देते। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है इन ऑर्गेनाइजेशंस में कि आप अगर एक बार अंदर इसके घुस जाते हो तो आप निकल नहीं सकते। राइट। तो बट उसने जो मुझे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, और फिर जब मैंने उसको बिलीव नहीं किया और मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन पुलिस ने भी उसको 1 महीने बाद दोबारा छोड़ दिया सर। राइट। तो जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कार्रवाई होती है, उसके बाद उसको रिहा कर दिया पुलिस ने। फिर मेरे थोड़ा समझ में आया कि इनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस दौर से ये गुजरते हैं, ये बहुत गरीबी के दौर से गुजरते हैं, और ये मजबूर हैं बनने के लिए इंसर्जेंट्स, ये खुद नहीं चाहते बनना, राइट। बट पैसे के लालच की वजह से और हालातों की वजह से इनको हथियार उठाने पड़ते हैं। राइट सर। तो आर्मी और पुलिस उस एरिया में कितना हैंड इन हैंड काम करती है, कितना एक दूसरे का सपोर्ट करती है सर? आर्मी और पुलिस जो है वो 100% सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। हमें पुलिस की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल पुलिस के पास सबसे पहले आती है, क्योंकि उनके लोकल इन्फॉर्मर हर गांव में अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो वो लोकल इन्फॉर्मर्स जो हैं वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और लोकल पुलिस जो है अगर हमारी अच्छी जान पहचान है उनके साथ, तो वो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देगी ताकि हम एक्ट कर पाएँ उस इन्फॉर्मेशन पे। तो बिना लोकल पुलिस के हम उस एरिया में सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर सकते। राइट सर। तो बहुत ज़रूरी है जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपको हाथ मिला के चलना, सो दैट आप सक्सेसफुली वहाँ पे रह पाएँ, सक्सेसफुली अपना टेन्योर निकाल पाएँ, प्लस वहाँ की जो लोकल जनता है उसको शांतिपूर्वक मेंटेन करके अपना जो टेन्योर है वो निकाल पाएँ। राइट। ओके सर। सर तो जैसे यू आर टेलिंग कि जो लोकल इन्फॉर्मर होते हैं सर, तो लोकल इन्फॉर्मर को आर्मी क्या प्रोवाइड करती है, या फिर वो क्यों लोकल इन्फॉर्मर बनते हैं आर्मी के सर? अगेन आर्मी के जो लोकल इन्फॉर्मर होते हैं, हम उनको इन काइंड बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ओके। जैसे हमारे पास बजट होता है कि उनको कुछ पैसे देना है, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें देनी है, उनकी उस चीज़ के लिए हमारे पास बजट आता है। ओके। तो वो उस बजट से हम उनको इनाम देते हैं, जो भी वो हमें इंफॉर्मेशन दिन पर दिन हमारे को प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट इज, क्योंकि कोई भी आदमी जो है वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, हाँ, दैट इज, बट उसको अगर कुछ थोड़ा लालच मिलेगा और कुछ रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का, तो वो हमारे लिए भी काम करेगा। राइट। तो हम उनको फिर रिवॉर्ड भी करते हैं। और अगर कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको फौज जो है वो साइटेशन भी देती है, और जनरल साहब से हम उनको अवार्ड भी दिलवाते हैं। ओके। तो ऐसे भी लोग हैं जो इन्फॉर्मर्स हैं जिनको हमने
अच्छे अवार्ड्स भी दिलवाए हैं। राइट सर, सो दैट इज द पर्क्स जो उनको दिए जाते हैं। जी राइट सर। तो सर नाउ आई वुड बी सेइंग कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ पॉडकास्ट पे हम जाएंगे। यू आर पोस्टिंग एट अ बॉर्डर जहाँ पे 3 कंट्रीज का बॉर्डर था सर, सो दैट इज डोकलाम वाला एरिया सर। जी सर उसके बारे में थोड़ा बताइए सर कि डोकलाम कौन सा रीजन है, कौन कौन से बॉर्डर्स लगते हैं सर? ओके, डोकलाम एक जगह है सिक्किम में ओके जो कि ट्राई बॉर्डर पे है। ट्राई बॉर्डर का मतलब है 3 कंट्रियों का बॉर्डर है यहाँ पर, चाइना, भूटान और इंडिया। ओके ये तीनों बॉर्डर जो हैं एक पीक पे जाके मिलते हैं, जो उस पीक का नाम है गाइमोचिन। ओके सर जी, तो इस पीक का बहुत अहम रोल है ये डिफाइन करने में कि यहाँ से ये तीनों बॉर्डर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये वहाँ की टॉलेस्ट पीक है जहाँ से आप तीनों कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हो। तो ये जो पीक है ये इंडिया के कंट्रोल में है। ओके अच्छा ठीक है। तो आपने 2017 में सुना होगा कि डोकलाम में बहुत बड़ा एक जो रिवोल्ट हुआ था चाइनीज वाला जी। सर। हाँ जी सर। तो वो इसीलिए हुआ था कि चाइना जो है वो वहाँ तक रोड बना के ले आया था, और हमने इस पीक से देख लिया था। तो हमने उस रोड को बनने से रोका। ओके तो इस जगह का बहुत बड़ा महत्व ये है कि आप यहाँ से चाइना के अंदर घुस सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी पोरस बॉर्डर है, कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, पर तीनों देशों की जो फौज है वो यहाँ पे तैनात है, तत्पर 24 घंटे इंटू 365 दिन। ओह माय गॉड। ओके तो यहाँ पे जो है भूटान की आर्मी भी है, चाइना की आर्मी भी है और इंडिया की आर्मी भी है। ओके सर। तो भूटान जैसे आप जानते हैं कि हमारा मित्र देश है, वो हमारे को उतना परेशान नहीं करते जितना हमारे को चाइनीज़ परेशान करते हैं। चाइनीज़ जो है वहाँ पे अव्वल दर्जे के मशीनरी लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, और अपना जो डिफेंसेस हैं वो दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। भूटान इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं करता। भूटान शांति प्रिय देश है। तो मेन लड़ाई हमारी ये है कि हमें चाइना को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से रोकना है कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। ओके राइट। तो इसके लिए हम उनके साथ रोज़ एक बायलैटरल मीटिंग करते हैं। चाइना के साथ रोज़ सुबह 9 बजे बायलैटरल मीट होती है। ओके डेली अ मीटिंग डेली होती है। ओके उसमें हम उनको बोलते हैं कि आपने यहाँ पे मशीनरी क्यों लगाई, आपने यहाँ पे रेडार क्यों लगाया। ऐसे ही वो हमारे से कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आपने यहाँ पे क्यों डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करे। तो ये सब आपसी सहमति से उनके साथ एक इंटरप्रेटर आता है हिंदी जो बोलता है, और हमारे साथ एक इंटरप्रेटर जाता है जो चाइनीज़ बोलता है। तो ये सब जो पॉइंट्स उठते हैं फिर हम अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को पेश करते हैं, सबमिट करते हैं। फिर वो बताते हैं कि किन पॉइंट्स पे आप एक्ट कर सकते हैं और किन पॉइंट पे एक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स पे हम अग्री करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे वो अग्री करते हैं। ओके तो ये रोज़ का एक मीटिंग जो है वो एज़ पर द गवर्नमेंट अग्रीमेंट ये रोज़ होनी है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। ओके सर, तो ये किसी इंडिया वाली साइड होती है कि मेन बॉर्डर के ऊपर ही होती है? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आयुष जी। बिल्कुल बॉर्डर लाइन जो है वो हमने बना रखी है। तो चाइना के जो लोग हैं वो अपने बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं, और इंडिया के जो लोग हैं वो इंडियन साइड के बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं। ओके तो दोनों जो देश के जो बॉर्डर हैं वो दोनों आर्मीज क्रॉस नहीं करती। ओके तो वो अपनी साइड पे खड़े होते हैं, आप अपनी साइड पे खड़े हो। और वहीं से हम खड़े होके बात करते हैं। तो हार्डली 4-5 फुट का ही डिफरेंस होता है। हाँ जी तो उसी में हम बात करते हैं। ओके सर, तो वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर होता है दैट इज ऑफ विच रैंक, इफ यू कैन प्लीज डिस्क्लोज? कमांडिंग ऑफिसर जो है वो कर्नल रैंक वहीं के होते हैं, जो वहीं पे रहते हैं, ओके डोकलाम में ही रहते हैं।
अच्छा, दैट इज जी, वो डोकलाम में ही रहते हैं। और हमारे जो ब्रिगेड कमांडर होते हैं वो थोड़ा सा पीछे नीचे की ओर रहते हैं। राइट सर। सो सर जो मीटिंग होती है सर, उसमें कौन कौन से रैंक्स तक पार्टिसिपेट करते हैं? उसमें रोज जो है वो कर्नल साहब जो हैं, हमारे कर्नल साहब और चाइनीज आर्मी के जो कर्नल साहब हैं, वो दोनों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी रहता है। ओके। तो ये कर्नल लेवल की बायलैटरल मीट है। अच्छा, सो एज अ मेजर एंड सर व्हेन यू वर देयर तो यू वर टू सपोर्ट देम, वो आप वहाँ पर खड़े जी होते जी साथ में? जी जी। राइट। सो सर जब कर्नल साहब छुट्टी पे जाते हैं तो सम अदर कर्नल कम टू रिप्लेस हिम एट दैट मोमेंट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। सम अदर कर्नल फ्रॉम अदर बटालियन विच इज देयर इन द बैकअप, वो आती है। उनके कर्नल साहब जो हैं, उनके कमांडिंग ऑफिसर, वो उनकी जगह ले लेते हैं जो एग्जिस्टिंग कर्नल साहब छुट्टी गए हैं। ओह माय गॉड, और ओके। कर्नल साहब का पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है इसमें। राइट सर। सो सर इस मीटिंग के बाद क्या रूटीन होता है सर वहाँ पे जनरली, कि 9 से 10 बजे की सपोज करते हैं कि मीटिंग होगी, उसके बाद एज एन ऑफिसर सर क्या रूटीन होता उसके बाद हमारा रूटीन रहता है कि हम सर्विलेंस करें। रेडार ऑन रहते हैं, हमारे लॉन्ग रेंज रेडार्स ऑन रहते हैं। यूएवी सर्विलेंस होती है, ओके। ठीक है, वो ऑन रहते हैं। प्लस हमारे जो एयरफोर्स के रेडार्स हैं, एयरफोर्स की डेट भी हमारे साथ रहती है। और आर्टिलरी की डेट जो है वो हमारे साथ रहती है। वो तत्पर तैयार रहते हैं और 24/365 दिन ये हमारी जो मशीनरी है ये चलती रहती है। तो जब मैं वहाँ पे था, मैंने सर्विलेंस ग्रिड इस्टेब्लिश करी थी वहाँ पे। हमने हमारे बैटलफील्ड सर्विलेंस रेडार्स होते हैं वो मैंने वहाँ पे लगाए थे, जो कि आज भी लगे हुए हैं। तो इसके लिए मुझे सराहा भी गया था जनरल साहब के द्वारा। तो इन सब चीज़ों से हम ये पता लगा पाते हैं कि चाइनीज साइड पे क्या वो हम भूटान की तरफ तो नहीं जा रहे, क्या वो एनक्रोचमेंट तो नहीं कर रहे भूटान की तरफ या इंडिया की तरफ। तो 24/365 दिन ये हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। और अगर कोई भी चाइनीज आर्मी का आदमी भूटान की तरफ निकलता है तो भी हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि ये उधर क्यों जा रहा है। ओके, माइट बी कि वो दोनों वो कर ले और फिर इंडिया वाले पे। बिल्कुल, ठीक है। तो भी हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो उनको हम रोकते हैं। सो वो सर ये तो कंप्लीट डे का ये कि जस्ट यू हैव टू डू सर्विलेंस, बिल्कुल, क्या चल रहा है। बिल्कुल सर, सो सेम चाइनीज आर्मी भी करती होगी? बिल्कुल, चाइनीज आर्मी कि इंडियन आर्मी कैसे कर रही है। बिल्कुल। राइट सर। तो सर इनिशियली जो यू आर टेलिंग द पीक, उसका कभी से ही कंट्रोल इंडिया के पास है कि वो बाद में हैव वी कैप्चर्ड इट? देखिए, ये उसका कंट्रोल हमारे पास शुरू से ही है। ओके जी, राइट सर। पर दिन जो चेंजेस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि चाइना जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता जा रहा है। और भूटान के अंदर जो है वो चाइनीज आर्मी जो है वो लैंड ऑक्यूपाई करती जा रही है। ओके। तो ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है, बिकॉज जो हमारी जगह है सिलीगुड़ी, उसको बोलते हैं चिकन नेक। या सर, आई हैव हर्ड ऑफ दिस। या तो जो ये चिकन स्नैक है, ये एक एरिया है जो कि 14 से 15 किलोमीटर का ही इलाका है। ओके। तो इस इलाके को चाइनीज जो है वो एक थ्रेट के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अगर वहाँ पे चाइनीज आर्टिलरी अपने बम गिरा पाती है या सक्षम हो जाती है तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा। हाँ, राइट। इसीलिए हमारे लिए डोकलाम जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम वो चिकन स्नैक जो है वो बचा पाएं। राइट सर। एज यू वर टेलिंग मी ऑल्सो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स पोस्टेड नहीं होते, बहुत हैंडफुल ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं। तो सर ये जो पोस्टिंग आती है ये वॉलंटरी होती है कि ये भी सर जैसे नॉर्मल पोस्टिंग्स आती है वैसे ही आती है? ये नॉर्मल पोस्टिंग की तरह ही आती है, पर जगह की कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑफिसर्स रह पाते हैं। प्लस ऑल्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 18,000 फुट का ऑल्टीट्यूड है, तो यहाँ रहना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट सर। तो एज पर आर्मी के रूल्स के हिसाब से हमें 3 महीने के बाद नीचे जाना होता है कुछ टाइम के लिए, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो इक्विप्ड रहे। ओके। क्योंकि इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं ऊपर कि बॉडी जो है वो टूट जाती है। तो उसके लिए हमें थोड़े टाइम के लिए नीचे जाना पड़ता है और फिर ऊपर आना पड़ता है। ओके
सो सर जब आपने चाइनीज सोल्जर्स को इतनी पास से देखा तब क्या फील हुआ सर, क्योंकि वो डिसिप्लिन में भी रहना है बट वो मन भी है कि यार दे आर एनिमीज टाइप्स, तो वहाँ पे क्या फील हुआ? देखो, वो भी अपनी सरकार के प्रति नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, वो भी बाधित हैं अपनी सरकारी रूल्स के हिसाब से। और दूसरा वहाँ पे जो मैं बोलूँगा एक प्रॉब्लम है वो ये है कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम की। कॉन्स्क्रिप्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि 5 साल के लिए हर चाइनीज सिटीजन को आर्मी में सर्व करना है। ओके, अच्छा ठीक है। जो इंडिया में नहीं है। तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, ऑफिसर जो आते हैं वो बस 5 साल के लिए सिर्फ आते हैं, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही मेरे 5 साल कंप्लीट होंगे मुझे यहाँ से जाना है और कुछ और करना है। राइट। जबकि इंडिया में उल्टा है, एक बारी जो ऑफिसर बन गया वो लाइफ टाइम के लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर रहेगा। राइट सर। तो एक तो ये बात है कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। प्लस मैं बोलूँगा कि इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनमें जो जज्बा है लड़ने का वो कहीं गुना ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें चाइनीज से या भूटानीज से या किसी भी साउथ एशियन आर्मी से। दैट डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन। जी, तो वो जज्बा जो है वो हमें एक मजबूत आर्मी और एक डिफरेंट आर्मी बनाता है। डन राइट। बट यस, मैं अग्री करूँगा कि चाइनीज़ आर्मी के पास जो है जो इक्विपमेंट है वो आज की डेट में काफ़ी आधुनिक और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ इक्विपमेंट है। एंड दे आर केपेबल, बहुत केपेबल आर्मी है टू विन एन अटैक, टू विन अ वॉर। एंड हम भी कोई कम नहीं है। एंड जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल सर कोई ऐसा यू वुड से कि इवेंट जो शायद हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं सोच सकते लेकिन वो वहाँ पे हुआ है, और आई वुड से इतनी कवरेज भी नहीं होती सर वहाँ पे, वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है तो मीडिया कवरेज भी नहीं है, तो इफ यू वुड लाइक टू टेल। जी, एक छोटा सा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी सर। एक चाइनीज़ आर्मी का जो जवान था वो जो एक नाला है चाइना और भूटान के बीच, वो उसको क्रॉस करके भूटान के अंदर घुस चुका था। ओके। तो हमने जब इसको रिवोल्ट किया चाइनीज़ आर्मी को, हमने उनको तुरंत बायलैटरल मीट बुलाई। जब भी हमें कोई ऐसा तुरंत खबर मिलती है कि ये वायलेशन हो रहा है तो हम उनके साथ तुरंत बायलैटरल, इमरजेंसी बायलैटरल मीट बुलाते हैं। ओके। तो इस मीटिंग में दोनों पक्षों को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अगर उनकी तरफ से भी ये इमरजेंसी बायलैटरल मीट बुलाई जाती है तो हमें भी जाना होता है। तो जैसे ही ये बायलैटरल मीट बुलाई गई तो कुछ अनबन हो गई ऑफिसर्स के बीच और जवान के बीच। ओके। तो उस अनबन में हाथापाई शुरू हो गई। ओह माय गॉड। ओके। तो जब हाथापाई शुरू हो गई तो हमारे वहाँ पे उस टाइम पे एट अ टाइम 200 से 250 जवान रहते हैं और उनके भी 200 से 250 जवान रहते हैं। तो जैसे ही वो 3-4 लोगों के बीच हाथापाई शुरू हुई तो दोनों आर्मीज जो हैं वो एकदम स्टैंड टू पे आ गई। अपने हथियार लेके सब खड़े हो गए। बट अगेन वॉर नहीं था तो हथियार नहीं चला सकते। बट सिचुएशन ऐसी बन गई कि कभी भी गोली एक ने भी अगर फायर करी तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। राइट सर। तो वो उस टाइम पे ये सिचुएशन हो जाती है कि कौन पहले गोली फायर करेगा। राइट, वो दैट वाज द वेट कि सब एवरीवन इज रेडी, बस एक पहली गोली चली एंड इट इज द सिचुएशन ऑफ वॉर। तो हमने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की तो हमने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया उस चीज का। बट यस, वो रात मेरे को कभी नहीं भूलती कि कैसे हम एकदम स्टैंड टू पे आ गए और कैसे पीछे से रीइंफोर्समेंट्स आ गई और कैसे हमारी मदद के लिए सारी आर्टिलरी और सारी इक्विपमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी आ गई थी। एंड कैसे हम अगले 5-6 दिन, हफ्ते तक जो है हम स्टैंड टू पे रहे। ओह माय गॉड। ओके, मतलब ये सर किसी भी टाइम पे हो सर। फिर जब ये सिचुएशन थी तब भी डेली बायलैटरल मीट हो रही थी? डेली बायलैटरल मीट होनी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ओके, राइट सर। भले ही हम कुछ ना बोले ओके, बट वो होनी है। ओके सर। क्योंकि उसकी रिपोर्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। ओके, सो डेली रिपोर्ट जाती है सर पीएमओ तक। ओके।
उनके भी जाती है और हमारे भी जाती है, क्योंकि बिकॉज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है जगह की। और हम भी जो है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर लेते थे। अगर हमें मूव करना है उस एरिया में तो हमें पीएमओ जो है वो ऑर्डर देगा कि आप मूव कर जाइए भूटान के अंदर। ओह माय गॉड, so that is the direct order and you can move. यस, हमें किसी के और के ऑर्डर की वेट करने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, डायरेक्ट पीएमओ ऑर्डर। आई वुड से कि सर एक अलग ही पोस्टिंग है जिसके बारे में जैसे डायरेक्ट ऑर्डर वहीं से आ रहे हैं। ये थोड़ी सी अलग पोस्टिंग है और मेमोरेबल पोस्टिंग है और बहुत एक्साइटिंग पोस्टिंग है। एग्जैक्टली। एंड बहुत लर्निंग इस पोस्टिंग में मुझे मिली। तो मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे उन्होंने पोस्ट किया और जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। राइट सर। सो सर आई वुड से कि इतनी डिफ़िकल्ट पोस्टिंग्स रही आपकी आर्मी में, कभी से ही आर्मी में जाने का सपना था सर, कि बाद में जाके आपने कुछ ऐसा इवेंट हुआ आपकी लाइफ में कि आपने फिर आपको मोटिवेशन मिली हो टू जॉइन आर्मी? देखिए, मेरे को स्कूल लाइफ से सपना था। मेरे एक रिलेटिव हैं जो आर्मी में थे, तो मैं उनको देखता था तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। ओके। बट मैं कॉलेज लाइफ के बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ आर्मी में जाने के लिए। तब मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था। एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा निकल गया। तो लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड आई जॉइंड। एंड उसके बाद फिर मैंने 11 साल आर्मी में कार्यरत रहा और उसके बाद फिर मैंने वॉलंटरीली आर्मी को छोड़ दिया। ओके सर, राइट। सो सर एक ऐसा कोई पेनफुल मोमेंट जो पूरी हर मतलब जितनी पोस्टिंग्स आई सारी सर्विसेज में पूरी आर्मी वाले टेन्योर में सर कोई है ऐसा? हाँ, मैं आपको एक पेनफुल इंसिडेंट सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ डोकलाम में हुआ था। मेरे एक जवान को बहुत ज़्यादा सीजर्स आ रहे थे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड उसको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे को गैंगटॉक तक भेजना पड़ता है। तो डोकलाम से गैंगटॉक जो है वो अराउंड 3 से 4 घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो उस जवान को जैसे ही सीजर्स आने शुरू हुए थे, मैंने अपने मेडिकल ऑफिसर को और नर्सिंग असिस्टेंट को बता दिया था। तो वो जब तक हमारी बेस से गाड़ी लेकर आए तब तक 1 घंटा निकल चुका था। एंड वो उस जवान को मैं तब तक 3 बार जो है वो सीजर से बचा चुका था, क्योंकि वो बार बार अपना जो मुंह है वो बाइट कर रहा था, तो उसको सांस नहीं आ रही थी। तो उसको उसके मुंह में उंगली डाल के उसको मैं बाइट नहीं करने दे रहा था। एंड 3 घंटे तक मैं उसके साथ जिप्सी में बैठा रहा और उसको आधे रास्ते गैंगटॉक तक ले जाते रहे हम। बट जब हम वहाँ गैंगटॉक पहुँचे तब तक वो जवान जो है वो रिवाइव नहीं कर पाए थे हम उसको। एंड उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ों की वजह से होती हैं, बिकॉज टेरेन इतनी डिफ़िकल्ट है और वेदर कंडीशन इतनी डिफ़िकल्ट है कि पहला चीज़ जो है वो ठंड इतनी है, पानी की कमी है, खाना फ्रेश नहीं मिलता है, खाना आपको पैक्ड खाना है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा इसमें फ़ौज की कोई गलती है। इसमें नेचुरल टेरेन और वेदर की जो मुश्किलें हैं उससे ही हम इतना जूझ नहीं पाते। राइट सर। तो कुछ नुकसान जो हैं वो दिल में रह जाते हैं। तो ये एक मेरा जो किस्सा था, जो मैंने एक जवान को खोया, ये भी मेरे दिल में रह गया है कि मैं उसको बचा नहीं पाया। बिल्कुल सर। बट ऐसे ही मैंने कम से कम 5 से 6 जवान और बचाए थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ जी सर। और मैं उनको सफलतापूर्वक बचा पाया। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट भी है। राइट सर, कि आपने वहाँ पे उनकी लाइफ को सेव किया जी। और शायद सर इसीलिए यू हैव बीन गिवन दैट लीडर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, दैट यू आर देयर होल यू आर टेकिंग देयर केयर कि भाई ठीक है अब हर चीज़ तुम्हारी मैंने ही संभालनी है। सो दैट इज दिस थिंग जी। राइट सर। एक डिसीजन किसी ऑपरेशन के टाइम पे या फिर बिफोर गोइंग इन आर्मी कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया हो जिसने आपकी पूरी लाइफ को यहाँ तक शेप किया है? शायद वो ये भी हो सकता है कि आपने वो पहले दिन जब वो फॉर्म भरा, या फिर कुछ ऐसा कोई ऑपरेशन के टाइम पे डिसीजन जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज किया हो।
पूरी लाइफ तो मेरी आयुष तभी चेंज हुई थी जब मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था। और लोग बोलते हैं कि एक्चुअली मैंने 23 साल और 6 महीने की उम्र में एग्ज़ाम दिया था। तो वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, ओके सर। तो मेरी लाइफ तभी चेंज हुई जब मैंने वो रिटन एग्ज़ाम भी पहले गो में निकाला। हाँ। और एसएसबी भी पहले गो में निकाला। राइट सर। तो मेरे लिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा तभी थी। राइट सर। कि फर्स्ट गो में मैंने तैयारी करी ज़रूर, मैंने तैयारी करके निकाला, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी भी और रिटन भी दोनों सक्सेसफुली निकाल पाया मैं। तो ये मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट है कि मैं इन दोनों को निकाल पाया। सो सर, आई वुड लाइक टू नाउ सम अप माय पॉडकास्ट विद वन लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग आपको सर आज देख रहे हैं, जिन्होंने जो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए लेकिन वो आप जैसे ऑफिसर्स की स्टोरी सुनते हैं सर, मोटिवेट होते हैं सर, उनको कोई मैसेज इफ़ यू वांट टू गिव? देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ़ौज एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत डिसिप्लिन्ड संस्था है और आपको बहुत मौके देती है आपको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। जैसे मुझे काफ़ी मौके मिले नेपाल आर्मी के साथ ट्रेन होने के लिए, फिर मैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी गया 1 महीने के लिए। ओके सर। उनकी आर्मी के साथ भी मैंने ट्रेनिंग करी, ठीक है। और कोविड के टाइम पे हमें रशिया जाने का भी अवसर मिला था जो कि कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं बोलूँगा फ़ौज जो है आपको हर टाइम पर मौके देती है अपने स्किल एनहांस करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, नई चीज़ें सीखने का। और जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं फौजी लाइफ में, वैसे वैसे आप आगे भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप स्किल सेट सीखते हैं और वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सर, हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे रैंक बढ़ती है फौज में, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप सफलतापूर्वक निभा पाएँ, उसके लिए फ़ौज आपको सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग हर टाइम देती रहती है, ताकि आप इसके लिए तैयार रहें और बड़े डिसीजंस लेने के लिए हमेशा सफलतापूर्वक उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। राइट। सिर्फ डिसीजन लेना ही एक कला नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल सर। क्योंकि हम फौज में ये बोलते हैं कि अगर प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी जो है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये दोनों जो प्लान्स हैं, इसमें अगर आप सफलतापूर्वक रहते हैं और अपनी तैयारी रखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप अपने फ़ौजी जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि फ़ौज जो है एक यूनिफॉर्म सर्विस है। आप आर्मी में जाइए, नेवी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, ये आपको एक डिसिप्लिन्ड, एक इंडिपेंडेंट और एक हाई थिंकिंग वाला आदमी जो है वो बना देंगी। बिल्कुल। एंड आपकी जो पहचान है वो पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान होगी और एक अलग ही रिस्पेक्ट आप कमांड करेंगे। राइट सर। आप चाहे रिश्तेदारों के बीच हों, चाहे आप एक सिविल फोरम में हो, चाहे आप एक यूनिफॉर्म फोरम में हो, आपकी पहचान आपकी खुद के साथ एक बहुत डिफरेंट और बहुत अचीवमेंट वाली पहचान रहेगी, जो कि मुझे लगता है कि आपको यूनिफॉर्म अगर पहनने का मौका मिला है तो आप ज़रूर पहनिए और इस एक्सपीरियंस को एक बार ज़रूर जिए अपने जीवन में। राइट सर। क्योंकि ये सबको हर बार नहीं मिलता है। बिल्कुल। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जीवन को जीने के लिए भी एक एज लिमिट है। राइट सर, सही बात। उस एज लिमिट से पहले ही आपको ये इसमें एंटर करना है, तभी आप सक्सेसफुली ये जीवन जी पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। और अगर वो एज निकल गई तो फिर ये सपना ही रह जाएगा। राइट सर। Thank you so much sir. Thank you Ayush. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड जब हम आगे से कभी न्यूज़पेपर में डोकलाम के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो शायद हम उस एरिया से रिलेट ना करके वहाँ पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं उनकी स्ट्रगल से भी रिलेट कर पाएंगे।
सो तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।